हेलो क्लास, कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। तो देखते हैं, यदि किसी गैसीय मिश्रण में कई घटक हैं तथा वे आपस में एक दूसरे से विक्रिया नहीं करते हैं, तब अक्रिय गैसों के ऐसे मिश्रण में पी, वी, टी और एन का संबंध चित्र में दिए गए प्रयोग द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। तो देखते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है। तो अगर देखें डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, तो इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक पात्र में कोई गैस है, ठीक। इस पात्र में भी कोई दूसरी गैस है। मान लेते हैं इसमें जो गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन, ठीक। और उसके पश्चात इसमें कोई गैस है, वो है आपकी ऑक्सीजन, है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों गैसों को एक ऐसे पात्र में रखेंगे जिसका आयतन भी इन दोनों पात्र के आयतन के समान हो। जितनी लंबाई चौड़ाई का ये है उतनी लंबाई चौड़ाई का ये रहेगा, और उतनी ही लंबाई चौड़ाई का आपका जो दूसरा पात्र है वो रहेगा, ठीक। अब इन दोनों गैसों को मिला करके इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये दोनों गैसें आपस में क्या करती है, रिएक्शन नहीं करती है। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। यदि दो या दो से अधिक गैसों के मिश्रण को जो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करती है, ठीक, किसी निश्चित ताप पर एक ही पात्र में बंद कर दिया जाए तो उनका संयुक्त दाब उन आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, जो प्रत्येक गैस को उसी निश्चित ताप पर उसी पात्र में रखने से उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये है, तो इसको अच्छा समझते हैं। यहाँ पे जो पात्र है और इस पात्र के अंदर में जो गैस है उसका दाब कितना है, P1 है। यहाँ पे जो पात्र है और इस पात्र में उसके अंदर जो गैस है, तो उस गैस का दाब जो है आपका P2 है, ठीक। अब इन दोनों गैसों को हम लोग इस पात्र में रखे हैं, तो ये दोनों ही गैस जो है अब इस दीवार को क्या करेगी, दाब डालेगी। कौन सा दाब डालेगी, मान लेते हैं इस पात्र में जो गैस है उनका जो दाब है टोटली P है, ठीक। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इस नियम के अनुसार ये बताया जा रहा है, किसी पात्र में ऐसी गैसें रखी गई है जो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करती है, तो किसी निश्चित ताप पर एक ही पात्र में बंद इन दोनों गैसों का आयतन, जितने भी गैसें हैं उन गैसों का जो दाब होगा, उन गैसों का जो टोटल दाब होगा वो प्रत्येक गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे जो गैस है उसका जो दाब है वह दाब जो है इन दो गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर है, मतलब P1 और P2 के बराबर है, ठीक। इसी को इसमें बताया जा रहा है, ठीक। यहाँ पे समझ में आ गया। मतलब देखो, नाइट्रोजन का दाब P1 है, ऑक्सीजन का दाब P2 है। अगर इन दोनों गैसों को हम लोग मिला के इसमें रख दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो गैसें हैं उसका कुल दाब क्या हो जाएगा, P होगा। अब यहाँ पे उसका कुल दाब P इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो दो गैसें हैं वो अपना अपना दाब लगा रही है। गैस ए मतलब जो नाइट्रोजन है वो P1 दाब लगा रही है, और गैस जो ऑक्सीजन है वो P2 दाब लग रही है। तो यहाँ पे जो गैसों का कुल दाब P1 P2 है, मतलब इसमें जो गैस है उनका जो टोटल दाब है वो उन दो गैसों के आंशिक दाब के क्या है, आंशिक दाब, ये है आपका आंशिक दाब के बराबर है, ठीक। तो इसे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। तो अब गैस के आंशिक दाब से संबंधित कुछ समीकरण देखते हैं। यहाँ पे हमने समझ लिए हैं। यहाँ पे अगर इन दो गैसों को हम लोग इसमें मिला दिए हैं तो इसमें जो दाब होगा, इस पात्र के अंदर जो दाब होगा उन दो गैसों के, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आंशिक दाब के क्या होगा, आंशिक दाब के बराबर होगा, ठीक। अब इस डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से संबंधित कुछ समीकरण को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, गैस का आंशिक दाब संबंधी समीकरण, दो गैसें ए व बी को दो गैसें हैं ए व बी, ए है ये बी है, दो गैसें ए व बी को एक पात्र में डाला गया है, एक दूसरे पात्र में डाला गया है, भरा गया है। पात्र का ताप T है और ए व बी के अणुओं की संख्या जो है आपकी N1 और N2 है।
दो गैसें ए एवं बी को एक पात्र में रखा गया है जिसमें इस पात्र का जो ताप है वो T है और ए व बी की जो अणु की संख्या है वो N1 व N2 है और यहाँ पे जो पात्र है उसका आयतन क्या है, V है, उसका आयतन V है और इसी आयतन पर जो इस पात्र में जो गैसें हैं उनका दाब कितना है, P1 व P2 है। ठीक, इस पात्र में जो गैस है उसका ताप T है। इस गैस के अणुओं की संख्या जो है, इसमें गैस A भी भरी है और गैस B भी भरी है। तो गैस A के अणु की संख्या N1 और गैस B के अणु की संख्या N2 है। इस पात्र में जो गैसें हैं उनका आयतन V है और उसी आयतन पर जो दाब जो है आपका P1 और P2 है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं। तो कल हमने आदर्श गैस समीकरण देखा था। आदर्श गैस समीकरण क्या था, वो क्या था? आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, ऐसा था, PV बराबर nRT। तो यहाँ पे अगर गैस A के लिए आदर्श गैस समीकरण देखें और गैस B के लिए आदर्श समीकरण देखें तो क्या हो जाएगा? तो पहला देखते हैं गैस A के लिए आदर्श समीकरण। गैस A के लिए आदर्श समीकरण, गैस A के लिए आदर्श समीकरण देखें तो क्या हो जाएगा? गैस A के लिए आदर्श समीकरण देखें तो इस समीकरण में हमें रखना पड़ेगा P कितना है, प्रेशर कितना है गैस A के लिए, प्रेशर जो है आपका P1 है तो P1 आ जाएगा। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो V ही है ना। उसके बाद क्या है N यहाँ पे देखो N जो है आपके गैस के अणु की संख्या को दर्शा रही है। तो गैस A के लिए अणु की संख्या कितनी है, N1 है तो N1 आ जाएगा। उसके पश्चात R और T। उसके पश्चात देखिए गैस B के लिए, मान लेते हैं ये समीकरण फर्स्ट है आपका। उसके बाद गैस B के लिए देखते हैं तो गैस B के लिए आदर्श समीकरण है ना। तो गैस B के लिए आदर्श समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैस B के लिए अगर इस समीकरण में रखें तो गैस B के लिए प्रेशर कितना है, P2 है। यहाँ पे देखिए प्रेशर कितना है, P2 है। तो P2, वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही है ना। वॉल्यूम दोनों में चेंज नहीं है, वॉल्यूम तीनों का समान है। ठीक, तो वॉल्यूम आ गया V। उसके बाद क्या है, nRT रहता है। तो N गैस के अणु की संख्या B के लिए कितनी है, N2। तो यहाँ पे N2 आ जाएगा और R और T मान लेते हैं ये आपका दूसरा समीकरण है। ठीक, अब आगे देखें गैस मिश्रण के लिए। गैस मतलब ये तो पहले के लिए हो गया, ये दूसरे के लिए हो गया। अब इस पात्र के लिए देखते हैं गैस मिश्रण के लिए ये जो समीकरण है उसका मान क्या हो जाएगा। तो गैस मिश्रण के आंशिक दाब नियम से पहले इसको देखते हैं कि गैस मिश्रण में क्या क्या है। उस गैस मिश्रण के लिए जो आदर्श गैस समीकरण है वो क्या हो जाएगा। तो पहले देखते हैं गैस मिश्रण के लिए। ठीक, गैस मिश्रण के लिए क्या हो जाएगा आदर्श गैस समीकरण। यहाँ पे देखो गैस मिश्रण में जो प्रेशर है आपका P1 है और P2 है ना। प्रेशर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे P1 प्लस P2, वॉल्यूम तो सेम है तीनों का, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा V। उसके बाद बराबर क्या है, जो गैस के अणु की संख्या है, गैस A के अणु की संख्या प्लस गैस B के अणु की संख्या यहाँ पे आएगा, क्योंकि दो गैस तो इसमें मिले हैं ना, तो दोनों गैसों के अणु की संख्या यहाँ पे उपस्थित होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ N का मान में N1 प्लस N2, उसके पश्चात RT आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गई गैस मिश्रण के लिए आदर्श गैस समीकरण। ठीक, एक बार फिर से लिख देते हैं गैस मिश्रण के लिए। यहाँ पे है P1 P2, उसके पश्चात है वॉल्यूम, उसके पश्चात है N1 प्लस N2, उसके पश्चात है आपका RT। ठीक, तो ये गैस मिश्रण के लिए समीकरण हो गया। अब आगे देखेंगे
डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से क्या हो जाएगा? डाल्टन को जो आंशिक दाब नियम थे जिसमें हमने देखा था कि गैस के कुल यहाँ पे जो दाब होता है, गैस का कुल दाब गैस ए के मतलब गैस नाइट्रोजन के आंशिक दाब के और गैस ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो दाब हो जाता है P1 + P2 होता है। तो उसी को देखेंगे कि डाल्टन के आंशिक दाब नियम से हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं उसके थ्रू क्या हो जाएगा। तो आगे देखें, डाल्टन के आंशिक दाब नियम से क्या हो जाएगा, हमें पता है P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 + P2 बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। P1 P2 बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो जो आपका समीकरण तीसरा है, ये है आपका समीकरण तीसरा। देखो ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा और ये है आपका समीकरण तीसरा। तो इस समीकरण तीसरे में हम लोग P1 + P2 बराबर क्या होता है, प्रेशर होता है, इसको रखेंगे। मतलब यहाँ पे जो है आपका P1 + P2 बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। बाकी सब वही का वही रहेगा, क्योंकि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से हमें पता है जो टोटल प्रेशर होता है वो गैस ए के प्रेशर और गैस बी के प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ पे P1 + P2 बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखें तीसरे समीकरण से क्या हो जाएगा, P1 + P2 बराबर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और क्या है उसके पश्चात वॉल्यूम है, उसके पश्चात क्या है N1 + N2 है, उसके बाद क्या है, N2 के बाद आपका R और T है। तो ये हो गया आपका समीकरण चौथा। ये कौन सा समीकरण हो गया, चौथा समीकरण। ठीक, अब जो समीकरण 1 है उसको समीकरण 4 से भाग देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 को समीकरण 4 से भाग देने पर हमने यहाँ पे देखा समीकरण 1 कौन सा है हमारा, P1V = N1 RT। एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण, हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 से मिला है हमें P1V = NRT और समीकरण 4 है हमारा PV =